हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश नॉलेज ड्रॉप्स में। तो आज की क्लास में हम लोग बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है को करिकुलर का, और ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ नाम था, मतलब जो शीर्षक है पेपर का। तो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए हैं को करिकुलर के, उसके आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तरह से ये आंसर की है। तो हमारा जो बुकलेट सीरीज है वह डी है, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जितने भी कॉलेज हैं सब में यही पेपर को करिकुलर का हुआ है। तो इसके बहुत ही सटीक आंसर्स हम लोग देखने जा रहे हैं। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चन थे। पेपर जो था बहुत टफ नहीं था, है ना, इजी टू मीडियम था। तो पहला क्वेश्चन था कि स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था? प्रीवियस नेम स्वामी विवेकानंद का क्या था? तो उसका जो सही आंसर है वह है बी, नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? यूथ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वह किसका जन्म दिवस होता है उस दिन? तो वह होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस। और यह किस डेट को होता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इसको 1984 से मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग सारे लोग ही कर लिए होंगे, कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे? सारथी कौन होता है? जो रथ को चलाता है। तो अर्जुन का रथ कौन चला रहे थे? तो वो चला रहे थे भगवान कृष्ण चला रहे थे। ठीक है, तो सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है? ठीक है, तो ये बाकी जो हैं ये सब एक्ट्रेस हैं, तो ये तो नहीं होंगी। इसमें सही आंसर है वह है ए, मेधा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता थी। मतलब जो भी आंदोलन को शुरू करने वाले लोग थे उसमें यह भी शामिल थी, मेधा पाटेकर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी है, अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यह कहा था, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड इज इक्वल टू लाइब्रेरी। मतलब उनका कहना था कि अगर कोई आपके पास अच्छी पुस्तक है तो वह 100 दोस्तों के बराबर है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त है तो वह एक पूरी लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। हालांकि यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें 100 का ही जिक्र किया था उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं, यह किसने कहा था? यू शुड लव विथ योर वर्क नॉट द कंपनी। तो यह भी जो कथन है वह किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है ना, कि हमको अपने वर्क से जो है हमको क्या होना चाहिए? लव होना चाहिए, ना कि कंपनी से। क्यों? क्योंकि जो अगर आपको अपने काम से प्यार है तो आप कहीं भी रहेंगे, आप वही काम करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको कंपनी से प्यार है, कंपनी ने आपको बाहर कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से आपको लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, ऐसा कहना था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट, कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? विच एलिमेंट्स नोन एज ह्यूमन वैल्यू? ह्यूमन वैल्यू क्या माने जाते हैं? तो सत्य, सत्य बोलना चाहिए, शांति माहौल बनाना चाहिए, है ना, शांति पूर्वक रहना चाहिए, धर्म, है ना, धर्म मतलब ये नहीं है कि आप किस धर्म का पालन कर रहे हैं। हालांकि किसी भी धर्म का पालन करेंगे तो हर एक धर्म जो है आपको अच्छी चीजें सिखाता है, भले आप उसको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन कोई भी धर्म जो है वो अच्छी ही बातें सिखाता है कि मानवता का पालन कीजिए, है ना, सत्य बोलिए, और आप ईमानदार रहिए। तो यही सब है, मतलब जातिगत भेदभाव आदि नहीं, ऐसा ही धर्म कहता है, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको मानते रहते हैं, वो अलग बात है। तो सत्य, शांति यह भी मानव मूल्य है, धर्म भी है, प्रेम और अहिंसा भी है मानव मूल्य। तो ये जितने दिए हैं सारे ही हैं, तो उक्त सभी जो है मानव मूल्य माने जाते हैं। नेक्स्ट, नकारात्मक मूल्य है, निगेटिव वैल्यू क्या है ना?
तो धैर्य यह सकारात्मक वैल्यू है, सच्चाई भी सकारात्मक वैल्यू है, ईमानदारी भी सकारात्मक है, हिंसा जो है वह नकारात्मक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सकारात्मक मूल्य क्या है? पॉजिटिव वैल्यू इज, अहिंसा पॉजिटिव वैल्यू है, सकारात्मक है, धैर्य भी है, शांति भी है, उक्त सभी। तो इसमें तीनों ही जो दिए हैं सकारात्मक मूल्य हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब कहाँ पे जो वैल्यूज है उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ से आप लोगों के अंदर वैल्यू को इनकलकेट किया जाता है, उनके अंदर पैदा किया जा सकता है। तो स्कूल्स में, स्कूल में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, उसमें कल्चरल प्रोग्राम्स में सिखाए जाते हैं, है ना। परिवार में आपको मूल्य सिखाए जाते हैं अच्छे, और धार्मिक संस्थाओं में, जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो लोगों को इथिक्स जो है, ह्यूमन वैल्यू के बारे में सचेत करें। हालांकि कुछ लोग उनका दुरुपयोग भी करते हैं, तो वह उसका निगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन तीनों ही जगहों में जो है मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग। तो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सामान खरीदना कहलाता है। तो इंटरनेट पर आप जो भी सामान खरीदते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। आप कोई भी प्लेटफॉर्म से चाहे वह सामान खरीद रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग। अगला, कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण दिया है, एग्रीकल्चर नहीं लिखा है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो है कीटनाशक जो प्रयोग किया जाता है उसका लाभ भी होता है और हानि भी होता है। लेकिन अगर प्राकृतिक पर्यावरण को देखेंगे तो कीटनाशक प्राकृतिक पर्यावरण को हानि ही पहुंचाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, हानि पहुंचाती है ना, ब्रिंग लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर, मानवीय मूल्य है, ह्यूमन वैल्यू क्या है? ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यू क्या है? सत्य एक ह्यूमन वैल्यू है, ईमानदार रहना भी ह्यूमन वैल्यू है, आत्मनिर्भरता, आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, यह एक मानव मूल्य है ना। जैसे गांधी जी कहते थे कि हर एक व्यक्ति को अपने भोजन के लिए प्रतिदिन श्रम करना चाहिए, है ना। तो इसमें जो तीनों मूल्य दिए हैं यह मानव मूल्य ही हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, डी। 15th जो क्वेश्चन है कि मूल्यों का आधार क्या है? बेसिस ऑफ वैल्यू आर, है ना। तो सामाजिक आधार है, दार्शनिक आधार है और मनोवैज्ञानिक आधार है, सोशल, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल। तो ये तीनों आधार हैं मूल्य के, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 15 का डी होगा। ये हम लोग कौन सी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो ए बी सी डी सीरीज है उसमें भी यही क्वेश्चन है, बस इनका नंबरिंग आगे पीछे है, तो आप उसमें मिला सकते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय नागरिक के रूप में हम एक भारतीय नागरिक हैं ही, तो हमको क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण, हाँ। धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, हाँ। तो तीनों ही हमको एक भारतीय के रूप में करने चाहिए, हमको भ्रष्टाचार का विरोध भी, पर्यावरण का संरक्षण भी और धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है? मतलब किसने कौन यह मानता था कि हमारे जीवन को जो है सादा ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा दिखावटीपन, आडंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी सोच जो है वो उच्च होनी चाहिए। हालांकि अब इसका ज्यादातर उल्टा हो देखने को मिलता है, लोगों की सोच निम्न है लेकिन उनके जो दिखावटीपन है, जो मतलब कहते हैं कि बहुत भौकाल है, उसको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन भले ही सोच उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो। हालांकि यह बिल्कुल सत्य नहीं है, हो सकता है कि भौकाल भी हो और सोच भी अच्छी हो, तो कई तरह के लोग होते हैं। तो यह किसका जीवन मूल्य है कि सादा जीवन उच्च विचार, ना। तो ये जो है यह किसका है? महात्मा गांधी का है ना, सादा जीवन उच्च विचार, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, ए क्यू आई किसकी गुणवत्ता से संबंधित है? ए क्यू आई इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ। तो ए क्यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता होता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते। एयर आ रहा है ना, तो एयर मतलब हवा,
वायु, तो वायु से संबंधित है। वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए यह एक इंडेक्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस आपको कॉमन सेंस लगाना था, अगर आप थोड़ा भी अवेयर हैं चीजों को लेकर के। तो राजनीति में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है ना, सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त होती रहती है, और बहुत सारी चीजों में, व्यवसाय में भी करप्शन होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, पैसा बैंकों से लेकर के किसी तरह से धोखाधड़ी करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। नौकरियों में है ना, बहुत सारी सरकारी नौकरियां जो हैं कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि उनमें जो है करप्शन हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है उपयुक्त सभी जगह भारत में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन, यह भी आसान सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया? तो फेसबुक सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है। यहाँ पे वीडियो कॉल जो है यह सोशल मीडिया नहीं है। वीडियो कॉल आप लोग रोज करते होंगे, तो वह जो है वह सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है, वीडियो कॉल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का क्या है? वह है कि जो है लोगों का नैतिक विकास सुनिश्चित हो एजुकेशन के माध्यम से। उनको हम ऐसी शिक्षा दें जिससे कि, इनका एक स्टेटमेंट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, कि जो हम एजुकेशन ऐसी दें कि जो स्टूडेंट्स का माइंड है, उसकी जो कैपेसिटी है, चाहे वो इंक्वायरी करने की हो, खोजबीन करने की, क्रिएटिविटी की हो, टेक्नोलॉजी की ओर, इंटरप्रेन्योरशिप, मोरल लीडरशिप, है ना, तो इन सब क्षेत्रों में जो है उसका जो है माइंड जो है अपने कैपेसिटी को डेवलप करे। तो इसमें जो होगा वो नैतिक विकास होगा, मुख्य उद्देश्य उनके अनुसार है। नेक्स्ट, उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वह है स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। हालांकि इसका इंग्लिश पढ़ेंगे आप, राइज अवेक डोंट वेट, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। तो ये लिखना ही था तो पूरा इंग्लिश में ही लिख लेते थे। तो ये कथन किसका है? उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए, ये युवाओं के लिए उन्होंने कहा था। तो ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते थे? तो एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता था? एक अच्छा 5-6 से आप इस क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं, अगर ये भी गलत हो गया है तो आपका दुर्भाग्य है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मिसाइल मैन, है ना। अगर आपसे ये भी नहीं बना है तो मतलब आपको सोचने की जरूरत है कि आप कुछ बहुत कम जान रहे हैं सामान्य चीजों के बारे में, है ना। या तो आप किताबी कीड़ा हैं, या तो आप फिर कुछ अवेयर नहीं है चीजों को लेकर के। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? ना, जो सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, तो ये किसको बढ़ावा देते हैं? ठीक है। प्रमोट हाईली शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हाईली बढ़ावा देते हैं तो क्राइम को तो बढ़ावा देते ही हैं, है ना। मजाक को भी बढ़ावा देते हैं, बेवकूफ़ी को भी, लेकिन हाईली प्रमोट किसको करते हैं? तो ये जो है साइबर बुलिंग जो है उसको हाईली प्रमोट करते हैं। और साइबर बुलिंग क्या होता है? जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है ना, सेंड करता है, पोस्ट करता है, शेयर करता है किसी दूसरे के बारे में, तो उसको साइबर बुलिंग कहते हैं। तो सोशल मीडिया हाईली किसको प्रमोट कर, देखिए हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंट था इस पेपर में। तो अगर आपको दोनों देखना चाहिए, आपके पास समय रहता है काफ़ी, तो इसमें हाईली किसको प्रमोट करता है? साइबर बुलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में आपको बताया जाता है, पर्यावरण के बारे में बताया जाता है, पर्यावरण का प्रबंधन कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है। तो तीनों ही चीजें पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित की जाती हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है ना। हाल ही में मतलब एक जगह एक देश में बहुत खतरनाक भूकंप आया था, जो बहुत न्यूज में ही था, और भारत ने एक अपना ऑपरेशन भी चलाया था। तो देखिए इसमें करंट के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना।
तो भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, अगर आप थोड़ा भी न्यूज चैनल देखते रहते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो रिएक्टर स्केल जो है तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? मतलब अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट होगा? पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी। हाँ, अगर तापमान बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तो बहुत सारी वनस्पतियां जो है नष्ट हो जाएंगी। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, बिल्कुल। वनाग्नि बढ़ेगी। हाँ, फॉरेस्ट फायर इंक्रीज होता है ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये तीनों ही घटनाएं होंगी अगर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है तो। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में देखिए करंट से क्वेश्चन आया, वेयर अर्थक्वेक अकर मोस्ट रिसेंटली इन द वर्ल्ड? मतलब हाल ही में विश्व में कहाँ पे भूकंप आया है? तो इसका जो सही आंसर है वह ए है, तुर्की में हाल ही में भूकंप आया था, जिसके लिए भारत ने एक प्रोग्राम भी चलाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब पर्यावरण संबंधित था तो इन्वायरमेंट डे से पूछा जाना लाजमी है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। यह भी आप कक्षा 6 से 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप कंटामिनेटेड वाटर, गंदा जल पी लेते हैं तो उससे क्या होता है? तो हैजा होता है, कॉलरा हो सकता है, पेचिस हो सकती है, अतिसार, डायरिया हो सकता है। तीनों ही बीमारियां जो है आपको प्रदूषित जल से पीने से हो सकती हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है? यह भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही रहता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम डेजर्ट एरिया? इसका सही आंसर है सी, राजस्थान, है ना। राजस्थान में ऊंट पाया जाता है, तो ऊंट मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पाया जाएगा और राजस्थान में ही सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं, कोई बहुत हाई फाई नहीं आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं हालांकि कंसेप्चुअल, है ना, तो 50 में से 10 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, जो 10 या 15 होंगे मैक्सिमम, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है वो इजी ही हैं, इजी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मीन्स, पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है, यह पूछना चाह रहा है आपसे। तो पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या होता है कि आप जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं उनको संरक्षित कीजिए। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? प्लांट एंड ट्री रिलीज दिस गैस। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे क्या है, दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। लेकिन अगर रात के समय देखेंगे तो रात के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं ज़्यादा मात्रा में। हालांकि हम इसमें ऑक्सीजन को ही सही मान रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि दिन के समय में ही ज़्यादातर हम पेड़ पौधों को इसीलिए ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उनसे उनको ऑक्सीजन ज़्यादा प्राप्त होती है। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन। अब हो सकता है इसमें अब विद्यापीठ क्या आंसर की अपना लेता है, लेकिन इसका सही आंसर ऑक्सीजन ही होना चाहिए। या तो फिर दोनों ही ऑप्शन देते कि ए और सी दोनों चुन सकते, लेकिन ऐसा इन्होंने दिया नहीं, तो ऑक्सीजन ही ज़्यादा सही एक्यूरेट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, मिलेट की खेती के लिए आवश्यक है। देखिए, मिलेट से क्यों क्वेश्चन पूछा गया, हम जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने कल ही बात किया था कि 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। उसी से देखिए क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, है ना, मतलब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मिलेट की खेती, मिलेट मतलब क्या होता है, मोटे अनाज जो होते हैं, ज्वार बाजरा, तो इनकी खेती के लिए क्या आवश्यक है, मतलब क्या होगा, तो ये हो सकते हैं। तो कम उर्वरक भूमि में भी इनकी खेती की जाती है, कम पानी भी चाहिए होता है और कम समय में 5 से 7 हफ्ते में इनकी खेती हो जाती है। तो मिलेट की खेती के लिए तीनों ही आवश्यक हैं, तो उपरोक्त तो सभी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? अगर डस्ट पोल्यूशन को रोकना है तो कौन सा प्लांट जो है उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ए, अशोक। इसीलिए देखते होंगे आप ज्यादातर जगहों पर अशोक के वृक्ष लगाए गए होते हैं, तो यह धूल प्रदूषण को रोकता है। अगला, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? विच टॉक्सिक सब्सटेंस इज फाउंड इन न्यूज़पेपर? जो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं
उसमें कौन सा जो है विषैला तत्व होता है, तो वह होता है लेड, सी, है ना। नेक्स्ट, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। द सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इन हाउस। आप लोगों के मतलब हमारे घर में, सबके घर में कौन सा जो है रेडिएशन का सोर्स है जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है। तो हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं घर में, तो इससे भी रेडिएशन निकलता है। रंगीन टीवी जो यूज करते हैं उससे भी रेडिएशन, और मोबाइल फोन, तीनों से। इसीलिए कहते हैं घर वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं कि हमको ना तो ज़्यादा टीवी देखना चाहिए, ना फ़ोन देखना चाहिए, है ना, न यूज करना चाहिए, क्योंकि इन सबसे रेडिएशन निकलता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, उपरोक्त सभी से ही हमारे घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। नेक्स्ट 38, वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है। इन वाटर पार्क विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज। चाहे वाटर पार्क हो, चाहे पूल हो, स्विमिंग पूल, उसमें रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है, तो वह होता है क्लोरीन का। क्यों क्लोरीन का? क्योंकि वो बैक्टीरिया आदि को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। हम एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे ऐसा ही कि मतलब जो शहरों में जो पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगर देखे होते या तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते थे कि पानी गंदा ना हो, इसलिए वाटर पार्क में प्रयोग करेंगे क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किसमें किया जाता है? थर्मल स्टोरेज में। थर्मल स्टोरेज क्या होता है? थर्मल स्टोरेज के अंतर्गत सूर्य की किरणों को एक जगह पर क्या करते हैं? कंसंट्रेट करते हैं, है ना, इस उपकरण की मदद से। तो इस जहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं वहाँ पे जो कुछ रखे रहते हैं ये पदार्थ जो कि गर्म होता है, और इसके गर्म से जो है हीट से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो थर्मल स्टोरेज कहते हैं उसको। बिजली उत्पन्न करने में होता ही है सोलर पैनल के माध्यम से। बैटरी चार्ज करने में सोलर पैनल के माध्यम से आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो तीनों में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी, उपरोक्त सभी में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द अर्थ इज। जब भी इकोसिस्टम पढ़ाया जाता है तो उसमें कई बार बताया जाता है, मैंने भी बताया है। तो यह अब सिंपल सा ही समझ में भी आता है आपको कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है पृथ्वी में या प्रकृति पे, वह है सूर्य है। नेक्स्ट, घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, है ना। अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों के घर में होता भी है, दुकानों में तो देखे ही होंगे। एक्वेरियम होता है जिसमें कुछ मछलियां होती हैं, है ना। तो कृत्रिम वह मनुष्य द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है। हारमोनियम नहीं होगा, न तो वीडियोकॉन का टीवी होगा। तो एक्वेरियम जो है जिसमें कुछ जीवित जीव भी हैं और अजीवित पदार्थ भी है, तो वो एक्वेरियम है, कृत्रिम इकोसिस्टम उसको कहते हैं। ए। नेक्स्ट, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। रैपिड राइज इन द लेक इच। कौन सा पौधा जो है सरोवर में ज्यादा तेजी से वृद्धि करता है? तो अगर आपके आसपास तालाब होगा और आपने कभी देखा होगा, तो अगर किसी के सुना भी होगा, तो जलकुंभी जो है ना, यह बहुत तेजी से वृद्धि करता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ज्यादा हो जाते हैं, तो जलकुंभी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जाती है तालाब में, ठीक है, या झील हो गया। नेक्स्ट, सरफेस डिजास्टर्स आर, मतलब भूतलीय प्रकोप, मतलब पृथ्वी के धरातल पर जो घटनाएं हैं उनमें से कौन कौन सी हैं? प्रकोप, डिजास्टर, मतलब जिससे मनुष्य को नुकसान होता है। तो ज्वालामुखी से भी नुकसान होता है, भूकंप से भी और भूस्खलन से भी। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी होगा, तीनों ही भूस्खलन प्रकोप है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? वेयर इज चिपको मूवमेंट स्टार्टेड। सही आंसर है ए, उत्तराखंड से जो है चिपको मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे इन्हीं पे, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में आपको सामान्यतः पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो अब जानिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा होनी चाहिए। क्रिया विधि आधारित, एक्टिविटी बेस्ड, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये खुद ही साइंटिस्ट थे। और साइंटिस्ट जो हैं वो जब तक चीज़ों को प्रूफ नहीं कर लेते, रीज़न नहीं पता कर लेते, तब तक वो किसी चीज़ को मानते नहीं। तो एक्टिविटी होगी तभी ना प्रूफ होगा। मूल्य आधारित, अभी हम आपको बताए थे कि
इनका कहना था कि जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, नैतिकता आधारित होनी चाहिए, इथिकल होनी चाहिए, मूल्य सिस्टम को जनरेट करे, स्मृति आधारित मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना, ऐसी एजुकेशन सिस्टम हो कि हमारी स्मृति को अच्छा करे, ना कि धुंधली हो जाए। तो तीनों ही सही हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि तीनों ही बेस्ड होना चाहिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, कि हमारे एक्टिविटी बेस्ड हो, मूल्य बेस्ड हो, मतलब वैल्यू बेस्ड हो, मेमोरी बेस्ड हो, तो तीनों ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मनुष्य चेष्टा करता है। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आया तो इंग्लिश देख लिए। ह्यूमन इफोर्ट, मनुष्य किसके लिए प्रयास करता है, क्या प्रयास करता है? क्या मनुष्य यह प्रयास करता है कि पर्यावरण को अपने अनुकूल बना ले? नहीं। जब गर्मियों में सूर्य का तापमान बढ़ता है तो आप सूर्य को जा करके ये नहीं कहते हैं कि भाई तुम अपनी गर्मी कम कर लो, वो आप कर भी नहीं सकते हैं। आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, मनुष्य खुद को एडजस्ट करता है, टू एडजस्ट हिमसेल्फ। है, आप क्या करते हैं गर्मियों में, जो है जैसे गर्मियों में आप काले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि सफेद रंग के कपड़े जो हैं ज्यादातर सूर्य के प्रकाश को उत्सर्जित कर देते हैं। काले रंग का कपड़ा ठंडियों में पहनते हैं। तो आप खुद को अनुकूलित करते हैं। तो पर्यावरण के अनुकूलन बनाने की हम अपने आप को क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, टू टू एडजस्ट हिमसेल्फ विथ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के साथ हम खुद को एडजस्ट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी है, पर्यावरण के अनुकूल बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त होती है सोलर एनर्जी? सबसे आसान क्वेश्चन, अगर ये भी गलत कर दिए हैं तो अब क्या ही बता दें हम। तो इसका जो सही आंसर है वह सी है, सूर्य है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। मेट्रो सिटी जो होती हैं वहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो सबसे बड़ा स्रोत क्या है वहाँ पे? तो अब सिटी है तो वहाँ खेती तो होगी नहीं, तो उर्वरक भी नहीं होगा, कीटनाशक भी नहीं प्रयोग हुआ होता है ना? अब रेडियो सक्रियता और ईंधन चालित वाहन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो रेडियो सक्रियता वहाँ होता है जहाँ पे रेडियो सक्रियता तो मिले, यहाँ पे वहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर स्थापित हो। तो सिटी के बीच में तो नाभिकीय रिएक्टर स्थापित नहीं होगा। अगर थोड़ा सा दिमाग आप अपने को सोचें विचारें तो आप क्वेश्चंस को आराम से निकाल सकते हैं। तो यह भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी है, ईंधन चालित वाहन। फ्यूल वाले जो व्हीकल हैं वो प्रयोग होते हैं सिटी में, तो उसके कारण ज्यादा पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट, कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है, विच इज स्पिरिचुअल वैल्यू? ठीक है, तो हिंसा तो हो नहीं सकता है, न्याय भी नहीं होगा, न्याय भी नहीं होगा। आध्यात्मिक पूछा है ना, स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल कौन सा है? शांति है, पीस जो है वह आध्यात्मिक मूल्य है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रबंधन जो होता है वह एक तरीके से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। आप किसी भी चीज को मैनेज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? डिसीजन के द्वारा ही ना मैनेज किया जाता है। तो जो डिसीजन है वो कहाँ से लिया जाता है? दिमाग से लिया जाता है, मानसिक होता है। आपको डिसीजन लेते समय अब मतलब समस्या है कोई, अगर उस पर निर्णय ले रहे हैं तो उस समस्या को भावना से अपने समझिए, लेकिन उसका निर्णय हमेशा कैसे लिया जाता है? उसका निर्णय हमेशा आपको दिमाग से लेना होता है, तो मानसिक होता है प्रबंधन। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? डी होगा, कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है? मेंटल, मेंटल प्रोसेस है प्रबंधन। ठीक है, कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हमने को करिकुलर के जो है पेपर में आए हुए 50 क्वेश्चंस का जो है आंसर देखा है। आप अपने पेपर से जो किए हैं उनमें टिक लगाए हो तो इसको मिलाइए और कमेंट में करके बताइए कि आपने 50 में से कितने सही किए। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरल स्टडीज़ में भी पूछे जा सकते हैं, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत विशेष पढ़ाई करनी थी, आपको सामान्यतः पता होना चाहिए, है ना? तो जहाँ और भी स्टूडेंट्स का शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।